जम्मू में आज सुबह फिर एक ड्रोन देखा गया है। सुबह 4:40 पर गोस्वामी एंक्वेल कालूचक और इसके बाद 1 मिनट के बाद ही 4:52 पर एयरफोर्स सिग्नल कुंजवानी में 800 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन को मंडराते देखा गया। इससे पहले ड्रोन दिखने की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या डिटेल्स हैं इस ड्रोन के बारे में? कहां तक इसके बारे में जानकारी मिली है? कहां से ये आया और कितनी देर तक देखा गया? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि लगातार चौथे दिन जो है जम्मू संभाग के जो महत्वपूर्ण जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उन पर एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई। और ये जो घटना हुई है सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई है। 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ड्रोन जो है कुंजवनी इलाके में देखा गया, कालूचक में देखा गया और मीरा साहब इलाके में देखा गया। इन तीनों इलाकों में जो है सेना के कैंप हैं और साथ ही में वायुसेना के भी कुछ एसेट्स हैं। तो काफी एक बार फिर ये जो है एक गंभीर विषय सामने आया है। हालांकि हाई अलर्ट है हर जगह, लेकिन उसके बावजूद ड्रोन देखे जा रहे हैं। लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि ड्रोन जो है उन पर कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिए ड्रोन दिखे और उसके बाद वो गायब हो गए, क्योंकि उस समय अंधेरा ही था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन गायब हो गए। जब तक सेना और बाकी जो सुरक्षा बल है उस पर फायरिंग करते उतनी देर में ड्रोन गायब हुए। लेकिन 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी तमाम जानकारी इस ड्रोन के बारे में देते हुए सुबह 4:40 पर ये ड्रोन देखे गए। और जम्मू में इस तरह बार बार ड्रोन का दिखना दरअसल अब चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, उससे सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सरकार भी सतर्क है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल देश के दुश्मन आतंकी वारदात में कर सकते हैं। क्या आतंकियों की साजिश का नया हथियार बनेगा ड्रोन? क्या जम्मू में लगातार दिख रहे संदिग्ध ड्रोन बड़ी साजिश की झलक है? ड्रोन से जम्मू वाली साजिश पर सुरक्षा और जांच एजेंसियां अलर्ट। ड्रोन पर पीएम मोदी ने ली अहम बैठक। देश में पहली बार ड्रोन से कोई हमला हुआ, पहली बार ड्रोन से बम गिराया गया, पहली बार इतने हाई अलर्ट के बाद भी ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। जम्मू में पिछली 3 रात में 7 ड्रोन सैन्य ठिकानों पर मंडरा चुके हैं। 2 ड्रोन से पहला हमला हुआ था, बाकी 5 ड्रोन पिछली 2 रात से दिख चुके हैं। अब तक ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पिछली 3 रातों की घटनाओं ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ड्रोन हमले पर अब हर सेना मुख्यालय, यूनिट, कैंप हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन कमांडो तैनात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर और एलओसी पर ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल इंस्टेशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। सवाल उठता है कि क्या ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है? जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में भी जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। लश्कर कनेक्शन का शक इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर के आसपास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई उसमें ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से ही तैयार कर लिए थे और ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे। देश के दुश्मन ने कई चुनौती पेश की है, ऐसे में तुरंत जरूरत काउंटर प्लान की है। अभी भारत के पास कोई ठोस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है।
हालांकि DRDO ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार कर रहा है जो इस साल के आखिर तक हर जगह पर तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद आए थे तो उनके 22 किलोमीटर के रोड शो में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लाल किले पर भाषण के दौरान भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। ये 3 किलोमीटर दूर से किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है और उसे जाम कर देता है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक टारगेट ध्वस्त कर देता है। अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहे, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है DRDO को द्वारा, अलग अलग ऑलरेडी DRDO बहुत कुछ ड्रोन को ब्लास्ट करने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी आए हैं, उसको अभी चर्चा हो रहा है, अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास हो रहे। आने वाले दिन में एक अच्छा टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी हो, विदेश का टेक्नोलॉजी हो, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अवेलेबल है अभी और अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे। ड्रोन से होने वाली इन साजिशों को रोकने के लिए कल PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ अहम बैठक की। हालांकि बैठक पूर्व निर्धारित थी, इसलिए मौजूदा हालात में इसकी अहमियत बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बैठक ड्रोन नीति को लेकर थी। आज तक ब्यूरो। और अब बात बर्बादी की आग की करेंगे, क्योंकि दिल्ली से अंबाला तक और फरीदाबाद से रामबन तक कल आग ने भारी तबाही मचाई है। ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रामबन के पास आग से 12 मकान तबाह हो गए, तो वहीं फरीदाबाद की टिम्बर फैक्ट्री आग की लपटों की भेंट चढ़ गई। अंबाला में कपड़े के 3 मंजिला शोरूम में आग लग गई, ये पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। वहीं दिल्ली के मुंडका में खिलौना गोदाम में आग से काफी बर्बादी हुई, लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा दिल्ली के फर्श बाजार में हुआ, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग में 4 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में बड़ा हादसा, बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। ये दिल्ली का फर्श बाजार इलाका है। इस मकान में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। पूरा घर जला हुआ और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। फर्श बाजार थाना इलाके के विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी में बने इस मकान में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग और गैस चूल्हे की मरम्मत का काम होता था। रात के करीब 12 बजे यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और चंद पलों में यहाँ की पूरी सूरत बिगड़ गई। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1 का इलाज चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद है भीकम सिंह कॉलोनी इलाके में। दरअसल यही वो मकान है जहाँ पर गैस के जो चूल्हे हैं उनकी रिपेयरिंग का काम होता था, उसके साथ साथ छोटे छोटे जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनकी रिफिलिंग का भी काम होता था। अचानक से 12:30 बजे के आसपास इस घर के अंदर जो है वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद इस मकान के अंदर जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर जो दीवार है उसके पीछे एक कमरा था जिसमें 5 लोग जो है वो रहते थे। आग सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगातार बढ़ती गई और उसके बाद आनन फानन में आसपास के लोग और पुलिस की मदद से उन तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। कल दिल्ली शहर आग की कई घटनाओं का गवाह बना। ये तस्वीर दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की है। यहीं की गली नंबर 8 में स्थित फर्नीचर और मिठाई की 4 दुकानों में कल शाम आग लग गई। तस्वीरों में आग की भयावहता आप देख सकते हैं। आग की खबर लगते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन दुकान जलकर राख हो गए। पुलिस के मुताबिक LPG सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान आग लगने की घटना हुई। दिल्ली में आग की एक अन्य घटना बाहरी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक इलाके में हुई। यहाँ खिलौने का एक गोदाम आग में जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की
कोई खबर नहीं है। ओपी शुक्ला के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में आग ने भारी तबाही मचाई है। बनिहाल इलाके में आग की वजह से 12 घर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची तो आर्मी के जवान भी वहां पहुंचे। यहां तक कि हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धू धू कर जलते मकान, आग बुझाने की कोशिश करते लोग। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश। विचलित करने वाली ये तस्वीर जम्मू के बनिहाल के हिजवा तारी गांव की है। तस्वीरें देखिए, घरों से किस तरह आग की लपटें उठ रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते 12 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही गांव के लोग इसे बुझाने के काम में लग गए। जिसे जैसे समझ आया आग बुझाने में जुट गया। आग विकराल थी। स्थानीय लोगों के लिए अपने दम पर इसे बुझाना मुश्किल था। रामबन और बनिहाल से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आर्मी के जवान भी पहुंच गए। यहां तक कि हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग काबू में आई। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जी हमें इस आग की खबर मिली और कनेक्टिविटी की इश्यूज हमारे सामने आए तो हमने इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएटली एक रिक्विजिशन दी। मैं अपने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी इमीडिएट इंटरवेंशन की वजह से इंडियन एयरफोर्स का चॉपर जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो एयर स्प्रिंकलिंग कर रहा है ताकि इस आग की जो अभी भी जो इसके प्ल्यूम्स हैं वो निकल रहे हैं उनको कंट्रोल में लाएं। ये तस्वीर अंबाला के थोक कपड़ा बाजार के 3 मंजिला शोरूम में लगी आग की है। रात करीब 10 बजे शॉर्ट सर्किट से चिंगारी भड़की और देखते ही देखते 3 मंजिला शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में शोरूम राख की ढेर में तब्दील हो गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अपनी आंखों के आगे शोरूम की बर्बादी देख दुकान मालिक की आंखों से आंसू छलक आए। गर्मियों का सीजन है, बिजली पे लोड ज़्यादा है और उस वजह से कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट की वजह मेरे हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आग लगी है। और ये श्री प्रेम गोसाई जी इनका कहना है कि भी 8:30 बजे तो ऑलमोस्ट ये दुकान बंद करके गए हैं और उस टाइम तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और इनको तकरीबन 9:45 बजे पता लगा कि इनकी दुकान पे काफ़ी आग लगी है। तो उसी सब जैसे हमें पता लगा उसी से हमने फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को बुलाया जो मौके पर आके आग को काबू पा लिया। ये तस्वीर दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्थित जम्मू कश्मीर टिम्बर फैक्ट्री की है। आग का तांडव यहाँ भी देखा गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई, लेकिन लाखों का नुकसान होने से नहीं रोका जा सका। गर्मी का मौसम आग में घी का काम करता है, इसलिए जरूरत है अतिरिक्त सावधानी की, क्योंकि सावधानी से ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम बंगाल के दौरे पर है। कल चुनावी नतीजे के बाद हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ भी बदसलूकी की गई। हो हंगामे की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के जादवपुर की है। चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए जादवपुर पहुंची थी। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने एनएचआरसी टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए, गांव के लोग किस तरह एनएचआरसी दल का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं
ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है कि पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ के इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। एनएचआरसी टीम पर जादवपुर में हमले की खबर उड़ी तो पश्चिम बंगाल की सियासत का पारा फिर गर्मा गया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गांवों में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर को खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मारना है, बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। वो करना है तो मारते हैं तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। इस बीच बंगाल में चुनावी हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग समिति ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये बताई है कि हिंसा सुनियोजित थी, राजनीति से प्रेरित थी। कई लोग भाग के दूसरे स्टेट्स में चले गए, वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। मतवा कम्युनिटी जो है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो उन्होंने शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, उनके जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए। तो इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है? फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय से कई अहम सिफारिशें की हैं। नंबर 1, सामान्य हालात की वापसी। नंबर 2, गांव से जिले लेवल तक पीस कमेटी का गठन। नंबर 3, हिंसा पीड़ितों की आर्थिक मदद। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच। नंबर 5, एसआईटी टीम में बाहर के अफसरों को जिम्मा। नंबर 6, एनआईए क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ की जांच करे। नंबर 7, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। कोलकाता से सूर्याग्नि राय के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। यूपी में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने दलित राजनीति का शिलान्यास कर दिया है। बीजेपी ये बताने की कोशिश में है कि दलितों के हितैषी वही है, लेकिन बीजेपी की राजनीति ने उन राहों में रोड़ा अटका दिया है जो वर्षों से खुद को दलितों का मसीहा बताते नहीं थकते थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े उपासक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास यूं तो महामहिम राष्ट्रपति ने किया, लेकिन इस शिलान्यास के साथ ही चुनावी उत्तर प्रदेश में दलितों पर होने वाली चुनावी राजनीति का भी शिलान्यास हो गया। बीजेपी ने चुनावी बयार में बह रहे उत्तर प्रदेश के आकाश में दलितों के नाम तमन्नाओं से भरा ये तीर फेंका है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अम्बेडकर पार्क कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने अम्बेडकर पार्क बनेगा। पार्क में अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। 5453.52 वर्ग मीटर में पार्क और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। बीजेपी का ये दलित दांव हमेशा से दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को चुभ गया। मायावती ने ट्वीट किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, यह सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती की खुली नाराजगी सामने आई तो बीजेपी की ओर से मायावती को संदेश भिजवाया गया कि आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है,
तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। बीजेपी ने मायावती के तीर से ही उनकी राजनीति का शिकार करने की योजना बनाई है, लेकिन लड़ाई अकेले बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी के लिए तल्ख तेवर ही दिखे। विपक्ष का आरोप सही है कि 4.5 साल हो गए हैं और आप आज आधारशिला रख रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमारे संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान को लेके आए थे उसमें सबको राइट टू लाइफ भी दिया गया था, जीवन का अधिकार। क्या योगी आदित्यनाथ उस अधिकार को सुरक्षित कर पाए हैं? अंबेडकर के नाम पर बीजेपी की इस चाल से भले ही विपक्षी चेहरों की हवाइयां उड़ी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में स्मारकों की राजनीति कोई नई बात नहीं है। अपने ही शासनकाल में मायावती ने हाथियों की कतारें लगा दी थी। उन्होंने अंबेडकर के साथ साथ अपना भी पुतला बनवा दिया था। उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की राजनीति कुछ नई नहीं है। आप जो मूर्ति इस वक्त आज तक के कैमरे पर देख पा रहे हैं वो मायावती की है, जो फॉर्मर यूपी सीएम थी। 2007 से 2012 तक यूपी सीएम थी और ये मूर्ति तब बनवाई गई थी। ऐसी कई मूर्तियां मायावती के काल में बनवाई गई, जो कुछ खुद मायावती की थी तो कुछ BR अंबेडकर की थी। तो इस तरह की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है वो पहले से रही है। और अब जब भाजपा आज एक तरह से इनॉग्रेशन कर रही है अंबेडकर की मूर्ति का, जो कि प्रेसिडेंट कोविंद खुद आए हैं यहाँ पर करने, उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ये दलित आउटरीच के लिए कर रही है, पर राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो बसपा हो या सपा हो, जो भी पार्टी हो, इस तरह की मूर्तियां हमेशा से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बनती रही हैं। इसी तरह अपने ही वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता में रहते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया था। छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उनके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से जैसे थे वो किसी से नहीं छुपे हैं। उसी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये उन्हीं जनेश्वर मिश्र की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से फिर से मूर्तियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा ने अंबेडकर की मूर्ति का आज जो है आधारशिला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दलित वोटों को खींचने के लिए ऐसा किया गया, जबकि सपा का कहना है कि उनके कार्यकाल में अगर मूर्तियां लगाई गई थी तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी किया गया था। जो जनेश्वर पार्क का पूरा देख पा रहे हैं यहाँ से, जो पूरा व्यू है, इसको जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी कहा जाता है। और ये जो व्यू, ये इस मूर्ति के साथ ही साथ ये पार्क भी बना था। तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष ये रखा है कि उन्होंने मूर्तियां जरूर लगवाई हैं, पर मूर्तियों के साथ साथ उन्होंने यूपी का डेवलपमेंट भी किया है, ना कि भाजपा की तरह इलेक्शन से 6 महीने पहले मूर्ति की लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी करके वोट खींचने का प्रयास किया हो। अब बीजेपी लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र में बाबा साहब की आत्मा थी और बाबा साहब में बीजेपी की आत्मा है। ये संदेश बीजेपी को दलितों का हितैषी भी बना सकते हैं और सूबे में दलित दोबारा बीजेपी की दाल भी गला सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पंजाब में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसी पंजाब में कांग्रेस के घरेलू झगड़े की वजह से नेता आपसी टकराव में पसीना बहा रहे हैं। आज सिद्धू दिल्ली आए हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी जंग पर हाईकमान में सुनवाई करेगी। पंजाब कांग्रेस में कलह को दूर करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया। मंगलवार को सिद्धू दिल्ली पहुंचे। सियासी कयासबाजी लगती रही कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन शाम होते ये खबर आई कि आज मुलाकात नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि सिद्धू दिल्ली में ही है और मुमकिन है कि बुधवार को मीटिंग हो। सूत्रों से पता चला है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए फॉर्मूला निकाला गया है। उसी फॉर्मूले के तहत 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन डिप्टी सीएम, दूसरा ऑप्शन चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने डिप्टी सीएम का ऑफर ठुकरा दिया है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर में काम करना नहीं चाहते। तो क्या अब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री के फॉर्मूले से सुलह का रास्ता निकल आएगा? क्या पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर और सिद्धू के टकराव से आया सियासी तूफान थम जाएगा? पंजाब की पिच तैयार है, कप्तानी अमरिंदर के पास है, मगर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सिद्धू उतरेंगे या नहीं, इस पे संशय जारी है। और इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए सिद्धू की दिल्ली दस्तक हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दिया है। सेना के मुताबिक हथियारबंद लोगों की संदिग्ध हरकत के बाद
सेना ने घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान रात को फायरिंग हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात को जो है सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि कुछ जो है संदिग्ध वहां पर हरकत हो रही है नियंत्रण रेखा के पास सुंदरबनी सेक्टर में, राजौरी जिले में। और उसके बाद एक गहन जो है तलाशी अभियान चलाया गया समूचे इलाके में, जो कि नियंत्रण रेखा के पास जो गांव पड़ते हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ चुका है कि वहां पर जो है मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जो है एक जो सेना का जवान है वो जख्मी हुआ है और अभी भी जो है गहन तलाशी अभियान जारी है। लेकिन ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ आतंकी जो है उन्होंने घुसपैठ की हो, लेकिन अभी तक घुसपैठ के विषय पर जो है अभी ज्यादा जानकारी आना बाकी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियां जो है समूचे जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो। ड्रोन का खतरा हो या अब जो है सीमा पर भी जो है नियंत्रण रेखा पर भी जो है मुठभेड़ इस समय चल रही है। एक सेना का जवान जो है वो जख्मी हुआ है और ऑपरेशन अभी जारी है।